गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का सेट 346 बी वाई को सॉल्व करेंगे। मैं खालिद नदीम सुंदरलाल इंटर कॉलेज से फिजिक्स लेक्चरर आज इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो इसको मात्रक समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली संख्याओं, वैद्युत बल की संख्याओं को फ्लक्स कहते हैं। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। अगर कोई हम एक पृष्ठ बना लें, इसी साइज का एक दूसरा पृष्ठ बना लें, इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर ही एक दूसरा है जिसमें हमने वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का मान है। वैद्युत फ्लक्स कितना है, यहाँ पर संख्या गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 4। ऐसे अगर यहाँ हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम ये जो पृष्ठ है इससे थोड़ा सा हम बड़ा बना लें तो यहाँ पे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी फिर उसमें ज़्यादा काउंट करेंगी। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 7 आती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम ये देखें तो वैद्युत फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है डायरेक्टली, एक तो वैद्युत क्षेत्र पे और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके एरिया पर। यानी कि जब वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मान ज़्यादा है, और जब हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तब इसका वैद्युत फ्लक्स का मान ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ये वैद्युत फ्लक्स का मान होता है। अब यहाँ पे ई देखिए वैद्युत क्षेत्रफल है, वैद्युत क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, और एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक होता है क्यूलाम, है ना, आवेश का मात्रक होता है क्यूलाम। इसका ही एक दूसरा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इसका एक दूसरा मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर अगर हम इसका मात्रक लिख दें ई का वोल्ट अपॉन मीटर, और ये क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो कितना होगा मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए 1 मीटर से 1 मीटर ही कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मात्रक क्या आ गया V इंटू एम, यानी कि वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो ये हमारा कौन सा विकल्प है, विकल्प दूसरा। तो पहले क्वेश्चन का दूसरा विकल्प है वोल्ट इंटू मीटर। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन है एन टाइप अर्धचालक होते हैं। अब अगर यहां पर देखें हम, या अगर कोई चालक हो या अर्धचालक, अगर हम जब तक इनको आवेशित ना करें, जब तक हम इनको आवेशित ना करें तब तक ये विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तब से क्या होंगे, ये विद्युतीय उदासीन होंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या आ रहा है, थर्ड, विद्युतीय उदासीन। कौन सा ऑप्शन है इसका, थर्ड। ऐसी देखिए अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसका गा पार्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इसको हम एक फोटोन के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो एक फोटोन है जो जिसकी तरंग संचरण की दिशा है
ये फोटोन है कोई, इसकी तरंग संचरण की दिशा ये है, v वेग से कर रहा है, तो इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र होता है यहाँ, और उसके लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम b से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सामान्य स्थिति में जो तीनों आपस में तरंग बनाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब हमें ये बताना है विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की होती है। तो देखिए, इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हम एक तरंग है, ये तरंग संचरण की दिशा है। यहाँ पर अगर हम पॉइंट ले लें, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये कण के बिंदु हैं, तो ये क्या करेंगे? अपने ही स्थान पर रहकर ऊपर नीचे विस्थापित होंगे ये अपने ही स्थान पर, लेकिन विस्थापन इनका होगा ऊपर और नीचे की दिशा में, जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इस गुण को क्या कहेंगे हम? अनुप्रस्थ तरंग का गुण कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड उदाहरण, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, केवल अनुप्रस्थ। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो इसको समझने के लिए एक हम प्रिज्म बना लेते हैं। ये घा है पार्ट, जब इस प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, तो अगर यहाँ पे कोई माध्यम दूसरा नहीं होता तो ये प्रकाश किरण सीधी चली जाती, लेकिन यहाँ पे माध्यम बदल गया है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? ये जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, है ना? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। अगर हम इसको स्क्रीन पर यहाँ पे देखेंगे तो क्या बन जाएगा? एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा, जिसका ऑर्डर होगा विबग्योर। फी से शुरू होता है और आर पे खत्म होता है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है? न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। विचलन कितना होगा ये ज्ञात करना है ना? न्यूनतम विचलन कितना होगा? तो यहाँ से देखिए, अगर हम एक विचलन कोण बनाएं तो ये डेल्टा होता है, डेल्टा आर हो जाएगा रेड के लिए, और ये डेल्टा वी हो जाएगा वॉयलेट के लिए। तो इसमें कम विचलन कोण कितना है? डेल्टा आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसमें यही पूछा है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो यहाँ हम लिख देंगे लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। इसका तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, लाल। ठीक है, अगला है, हाइड्रोजन परमाणु की 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय वेग का अंतर होता है। ये डा क्वेश्चन है आपका, पहले का डा। अगर हम यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना लें तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कक्षाओं में विचरण करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन की 2 लगातार कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन के संवेग का अंतर ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिसका कोणीय वेग इसको एम वी आर कोणीय वेग से प्रदर्शित करते हैं, इसको एल से। तो इसका एल हो जाएगा कोणीय वेग, अगर एल एन हम माने तो ये हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे एन क्या है? एन संख्या है 1 2 3 4, इस तरह से ही चलती रहेगी संख्या। तो यहाँ पे L1 अगर हम निकालेंगे, L1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा H अपॉन
2 पाई। ऐसे ही L2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कोणीय वेग। तो लगातार कक्षाएं हो गई L1 L2, तो इसका अंतर निकालना है, कोणीय वेग का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, L2 माइनस L1। यहाँ पे देखिए L2 कितना है, 2h अपॉन 2 पाई माइनस h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 2 पाई और यहाँ हो जाएगा 2h माइनस h। इसका मतलब आ गया ये 2h माइनस h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ, h अपॉन 2 पाई। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फोर्थ। अब क्या है, धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। धारावाही चालक के चारों ओर तरफ क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे हमें धारावाही चालक बना लेते हैं। ये क्या है, धारावाही चालक। अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, आई धारा, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके चारों तरफ कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, धारावाही चालक विद्युत रूप से उदासीन होता है। धारावाही चालक, धारावाही चालक वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ऐसे ही एक हमारे साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने के 2 सर्किट बनाए थे। देखिए मैं सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखी हुई थी, जो ऑर्स्टेड साइंटिस्ट थे उन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने जब इस धारावाही चालक को, तार को एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसमें जब कनेक्ट नहीं किया तो इसका चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन किया तो इसमें एक धारा बहने लगी, आई, तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो चुंबकीय सुई रखी थी उसमें विक्षेपण आ गया। तो इसका उससे उन्होंने ये सिद्धांत निकाला कि ये जो धारावाही चालक है इसके चारों तरफ एक सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसमें इसका चा का कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड बा का दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पार्ट। गोलीय सतह पर प्रकाश के आवर्तन के सूत्र जहाँ संकेतों के समानार्थ हैं की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे जो सूत्र है उसके लिए अगर हम डायग्राम बनाएं, ये लेंस होगा, यहाँ पे कोई वस्तु है, परावर्तन के पश्चात ये इस तरह से यहाँ इमेज बनेगी I1 और ये इसकी फाइनल इमेज बनेगी यहाँ पर I। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है कि संकेतों के समान सीमाओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि इसमें सीमा क्या होनी चाहिए। इसमें हम पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि इसका द्वारक छोटा होना चाहिए, द्वारक छोटा होना चाहिए।
और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान कम होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट अगर हम लिखेंगे, जो किरण है वो पैरा एक्सियल होनी चाहिए। पैरा एक्सियल का मतलब होता है जो अक्ष के बहुत करीब है। तो ये हम 1 नंबर में है, इतना काफ़ी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा हुआ है, ये हमारे कोर्स में इस बार नहीं है। अगला 2 का गा प्रश्न है, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हों तो प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रिज्म कोण को क्या मानते हैं हम, ए मानते हैं। ये क्वेश्चन है गा। प्रिज्म कोण ए होता है और विचलन कोण डेल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें प्रिज्म का इसमें कहा गया है प्रिज्म कोण और विचलन कोण क्या है, समान है, यानी कि डेल्टा किसके बराबर है, ए के बराबर है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, आवर्तनांक निकालना है, n इजकल टू साइन ए प्लस डेल्टा डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा की जगह हम a लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन a और a कितना हो जाएगा 2a, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ बचेगा a, साइन a अपॉन साइन a बाई 2। अब यहाँ पे देखिए ये है साइन ए और ये है साइन a बाई 2। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर जो भी कोण होता है उसका जो फॉर्मूला करते हैं तो उसका आधा हो जाता है। अगर यहाँ पे साइन 2a होता तो यहाँ पर a हो जाता है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a बाई 2। तो ये साइन a की जगह हम लगा देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। यहाँ से साइन a अपॉन 2 साइन a अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2 कॉस a अपॉन 2। इस क्वेश्चन में गा में यही पूछा था, यदि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हों तो पदार्थ का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पदार्थ का आवर्तनांक आ जाएगा 2 कॉस a बाई 2। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र E एवं B हैं तो तरंग संचरण की दिशा बताइए। ये देखिए पहले भी क्वेश्चन में हमने इस तरह से एक डायग्राम बनाया था। अगर ये तरंग संचरण की दिशा है तो इसके लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा और इसके लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है कि वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश E एवं B तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। तो तरंग संचरण की दिशा क्या हो जाएगी, क्षेत्र E और B के लंबवत तरंग संचरण की दिशा होगी तरंग संचरण की दिशा
ई व बी के लंबवत दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है, ये समझने के लिए यहाँ पर दो कुंडलियाँ बना लेते हैं। एक कुंडली इधर है और जो एक दूसरे के बहुत क्या होंगी, समीप होंगी, बहुत करीब करीब होंगी। अगर इस कुंडली में हम विद्युत धारा का मान परिवर्तित करते हैं तो उससे जो बिल्कुल निकट जो दूसरी कुंडली है उसमें वैद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित होने लगता है, जिससे एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होता है। और वैद्युत बल अगर इसमें कुंडली का परिपथ पूर्ण है तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। यही अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है। क्वेश्चन सेकंड का चा पार्ट है। इसमें कहा गया है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसको समझने के लिए हम सेल के अंदर एक जो है उसको इलेक्ट्रोड इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं। किस में डिप करेंगे? ये वैद्युत अपघट्ट में। ये क्या है? वैद्युत अपघट्ट। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड्स। एक कैथोड होती है, एक एनोड। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इन्होंने पूछा है किन कारणों पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें हम वैद्युत उपघट्ट के सांद्रण पर। वैद्युत अपघट्ट के सांद्रण। सांद्रण का मतलब जब इसका हम सांद्रण बढ़ाएंगे विद्युत अपघट्ट का, तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उसमें क्या होगा? उतना ही आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड है, इनकी दूरी पर अगर ये इनकी दूरी पास पास होगी तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इनकी दूरी ज़्यादा होगी तो इनको ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोड की दूरी बढ़ाने पर। इलेक्ट्रोड की दूरी पर। तीसरा पॉइंट है वैद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल पर। वैद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर। ये इलेक्ट्रोड जितनी ज़्यादा इसमें डूबी होंगी उतना ही इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से मैचअप हो जाएंगे और उनका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा।
और चौथा पॉइंट है इसमें, वैद्युत अपघट्ट का तापमान बढ़ाने पर, वैद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाने या घटाने पर। तो ये 4 पॉइंट है, इतने पॉइंट काफी होंगे 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। आंतरिक प्रतिरोध, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, इनकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 3 का व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए। तो इसका हम परिपथ आरेख खींच लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABCD, और जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी इस तरह से प्लस माइनस, यहाँ पे धारा, एक तो परिपथ आरेख बताना था, दूसरा लिखा है कौन सी भुजाएं संयुग्मी होगी। तो यहाँ पे जो इसकी संतुलन की अवस्था होती है, वो संतुलन की अवस्था क्या होती है, AB अपॉन, यहाँ पे मान लिख देते हैं R1 R2 R3 R4। तो संतुलन की अवस्था अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। जब ये संतुलन की अवस्था होती है तो इस जो बीच का सेतु होता है उसमें करंट कितनी होती है, 0, उसमें 0 होती है। तो इसमें अगर जब संतुलन की अवस्था होगी तो अगर हम बैटरी और धारावाही के स्थान को परस्पर बदल दें तो इनके संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये जो भुजाएं हैं BD और AC, ये संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। BD और AC संयुग्मी भुजाएं हैं। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आगे क्वेश्चंस हैं, इनको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।